बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहीं अनकहीं के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का दिन चीफ जस्टिस साहब के फैसले के इंतज़ार में गुजर गया, लेकिन मालूम ये हुआ कि वो फैसला नहीं देंगे और उनकी समाअत, उनके मुकदमे की समाअत, जो मुकदमा वो लेकर आए थे अस खुद समाअत के लिए सो मोटो नोटिस पर, और वो बेंच जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रुखसत हो गया। पाकिस्तान की सियासत में पहली बार जो है वो पार्लियामेंट को कामयाबी मिली है। पीडीएम जो एक सियासी इत्तेहाद है, और इस सियासी इत्तेहाद से अलग पीपल्स पार्टी, जीडीए, पीटीआई के लोगों का ग्रुप जो असम्बली में है मौजूद है, और इनके अलावा चंद ही जमातें हैं जो पार्लियामेंट से बाहर है। कम सियासी क़ुव्वत है, बहुत कम सियासी क़ुव्वत है। आज से 68 साल पहले पार्लियामेंट और अदलिया की जिस जंग का आगाज़ हुआ था, उस जंग में पहली बार पार्लियामेंट को कामयाबी मिली है और पार्लियामेंट को बरतरी हासिल हुई है, क्योंकि जस्टिस मुनीर ने पार्लियामेंट को तबाह करने का आगाज़ किया था। उसके बाद से बहुत कम अदालतें आई हैं जिन्होंने पार्लियामेंट को बचाया हो। आज यकीनन जस्टिस मुनीर की रूह तो तड़पी होगी, लेकिन जस्टिस कॉन्स्टेंटाइन और जस्टिस कार्नेलियस और जस्टिस एम.आर. क्यानी की रूहें खुश हुई होंगी। वो सब एक साथ बैठी होंगी। इमरान खान की जो जमात है उसके हवाले से हम क्या कहें। बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि ये कोई बहुत बड़ी सियासी जमात है। मेरा ये ख्याल है कि बड़ी सियासी जमातों में वो जमातें होती हैं जिनके अरकान उनके साथ मुसलसल वाबस्ता रहते हैं, चाहे वो इक़्तिदार में रहें या ना रहें। लेकिन ये जमात तो इलेक्टेबल्स की जमात है और प्रोपेगेंडे की जमात है। यानी इमरान खान की जमात जो है उसका प्रोपेगेंडा है बहुत ज़्यादा कि ये बहुत बड़ी जमात है। कतई नहीं। यानी 2018 के इंतखाबात में इतनी अक्सरियत इसको नहीं मिली कि ये अज़ खुद हुकूमत बना सके, अज़ खुद। और ये चंद शहरों के अंदर इसको शोर शराबे का मौका मिल गया। सोशल मीडिया जो है वो उस प्रोपेगेंडे के जहर से भरा हुआ है, और इस जहर के असर में मीडिया हाउसेस भी हैं। और पता नहीं, लगता ये है कि जो इल्ज़ाम ये दूसरों पर लगाते हैं कि फ़लाँ लिफाफा लेता है, फ़लाँ ये करता है, वो काम ये खुद करते हैं, और इसके नतीजे में वो मीडिया हाउसेस जो हैं वो टस से मस नहीं होते। बहरहाल अब सूरत हाल तब्दील होती हुई नज़र आती है, क्योंकि दौलत का जो सियासत में इस्तेमाल है वो पीटीआई कर रही है भरपूर तरीके से। ज़रा सोचिए कि जिस मुल्क के बारे में ये कहा जा रहा हो, ख़ुद पीटीआई कह रही हो कि दिवालिया होने वाला है, तो उस दिवालिया मुल्क में एक सियासी जमात मुसलसल तसलसल के साथ मुख्तलिफ मकामात पर एक महदूद अंदाजे के मुताबिक 200 से ज़ायद मकामात पर जलसे हुए, और उन जलसों में बहुत ज़्यादा अखराजात हुए। डीजेज आते हैं, इलेक्ट्रिक की चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स। उन जलसों में बहुत ज़्यादा अखराजात हुए, उनका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। सोशल मीडिया टीम को अदायगियाँ, जलसों की अखराजात, आखिर ये किन अकाउंट से पैसे आ रहे थे। अभी जो इलेक्शन का ख्याल किया गया जो 14 मई को, प्रोपेगेंडा देखिए ना, उस प्रोपेगेंडे के ज़ोर में वो लोग आ गए जो इलेक्शन में जीतना चाहते हैं। वो समझते हैं कि शायद पीटीआई का टिकट उन्हें मिल जाएगा और वो जीत जाएंगे। हरगिज़ नहीं। पीटीआई पिछला इलेक्शन इलेक्टेबल्स के ज़ोर पे जीते थी। उसके अपने जो लोग थे वो सिर्फ प्रोपेगेंडे के ज़ोर पे जीते, वरना अपने हामिद खान हार गए, नहीं जीत सके थे। तो इनके जो अपने लोग थे वो तो नहीं जीत सके, बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन इलेक्टेबल्स कामयाब हुए थे।
ने प्रोपेगेंडा किया 14 मई को इलेक्शन होंगे, 14 मई को इलेक्शन होंगे, और टिकट, पार्टी टिकट लेने के लिए इतने करोड़ लें। एजाज चौधरी साहब की ऑडियो लीक हुई इस सिलसिले में, वो भी सुन लीजिए। एजाज चौधरी साहब की एक कैंडिडेट के साथ ऑडियो लीक हुई, वो आपने सुनी होगी। तो कोई सिलसिला अपनी जगह पर रहा नहीं। अब इनके अलावा जो है मुल्क के कुछ और सियासतदान भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन ही हल है, यानी वक्त से पहले इलेक्शन हो जाए। तो मुल्क के ये जो नाअक़बत अंदेश सियासतदान हैं, इनकी सुई इलेक्शन के रिकॉर्ड पर अटक गई है। और क्या कहें इनके बारे में। इनकी मिसाल तो वही है कि जो कहा यह था मौलाना ज़फ़र अली खान ने कि बुद्धू मियाँ भी हज़रत गांधी के साथ हैं, गो मुश्ते खाक हैं मगर आंधी के साथ हैं। ये जो आंधी के साथ जो है बुद्धू मियाँ, ये बहुत उछल कूद इन्होंने मचाई है कि इलेक्शन की तरफ जाना ही वो कहते हैं कि मसाइल का हल है। मैं ये कहता हूँ नहायत संजीदगी के साथ कि बेवक्त इलेक्शन से जो मसाइल पैदा होंगे उनका हल किसी के पास नहीं होगा। इस वक्त ज़रूरत है कि मुल्क की इक़्तिसादियात को ठीक किया जाए। भूलिए मत कि IMF के दलदल में किसने धकेला था। भूलिए मत इस नहज को किसने पहुंचाया था। 4 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत को किसने ज़ख्म लगाए थे। भूल जाते हैं, बुद्धू मियाँ भी भूल जाते हैं। इस वक्त जो है मसाइल जो है हल नहीं हो रहे। मरदमशुमारी अभी उस पर एतराज़ात हैं हर तरीके से। तो मरदमशुमारी मुकम्मल करवाइए कि इलेक्शन करवाइए। अगर ऐसे ही इलेक्शन करवाना है तो फिर मरदमशुमारी का नारा ना बुलंद कीजिए, ना आवाज़ बुलाइए, न कहिए। ये जो चीज़ें हैं मरदमशुमारी और दूसरे नारे, ये आप रोक लीजिए, क्योंकि कोई मामलात जो है इलेक्शन के ये हल नहीं है। और मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते रहे हैं 1970 के बाद से कोई इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ है जिसमें पाकिस्तान की असल नुमाइंदगी हुई हो, इसलिए कि टोटल वोटर्स का 51% वोट किसी ने नहीं हासिल किया। यानी इस वक्त मुल्क में 11 करोड़ वोटर्स हैं और उन 11 करोड़ वोटर्स में से कम से 10 करोड़ वोटर्स को वोट डालना चाहिए, लेकिन वोट डालेंगे 8 करोड़ या 7 करोड़। तो इस तरह तो नहीं। अच्छा, फिर किसी भी हलके में टोटल वोटर्स की तादाद का 51% जिस शख्स को हासिल हो वो नुमाइंदा, हकीकी नुमाइंदा कहलाने का मुस्तहिक हो। लेकिन होता ये है कि 25-20% लेकर वो अपने हलके का सबसे कम वोट लेकर वो नुमाइंदगी करने लगता है, जबकि इलाके की अक्सरियत उसको मुस्तरद कर चुकी होती है। वोट चूँकि तकसीम हो जाते हैं इसलिए अक्सरियत की राय तकसीम हो जाती है। इसका तरीक़ाकार ये है कि मरहलावार इंतखाबात कराए जाएँ, यानी मरहलावार इंतखाबात हों। पहले मरहले में जो 2 या 3 उम्मीदवार सामने आए उनके दरमियान दोबारा मुकाबला हो दूसरे राउंड में, वो अहल हों अगले राउंड में जाने के। तो एक ख़ास तादाद वोटों की मुकर्रर कर दी जाए कि इसके बाद जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे राउंड में जाने के अहल होंगे, और फिर उसके बाद जो उम्मीदवार उनमें जीते उसे तस्लीम किया जाए, इसलिए कि फिर वोटों की तादाद कम हो जाएगी और वो जो छट गए वो फिर उसके अहल नहीं होंगे उस इलेक्शन में दूसरे राउंड में हिस्सा लेने के। अवार इंतखाबात जिसे कहते हैं, इसको करना ज़रूरी है, फ्रांस वगैरह में होता है ये। तो पहले ही मरहले में फिर ये होगा कि लोग पहले ही मरहले में सही फैसला करेंगे और वोट देंगे।
तो कुछ लोग पहले मरहले में कामयाब हो जाएंगे और कुछ लोग दूसरे मरहले में कामयाब होंगे। ये तरीक़ाकार हमारे यहाँ इलेक्शन का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इस वक्त न मुल्क की इक़्तिसादी हालत दुरुस्त है और न मरदमशुमारी मुकम्मल हुई है और बिल्कुल इलेक्शन के लिए कोई हालात मौजू नहीं है, बिल्कुल और कतई तौर पे मौजू नहीं है। मुज़ाकरात हुआ हूँ तो भाई आप खुद जाएं, सामने बैठें। अब उनकी जमात की हैसियत भी असल में काफ लीग की तरह है। यानी आप याद करें कि जब मुस्लिम लीग नून के लोगों को परवेज़ मुशर्रफ ने गिरफ्तार करना शुरू किया, उनके ऊपर बुरा वक्त आया, तो नून लीग बिखर गई और काफ लीग वजूद में आई और उस काफ लीग ने परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार को सहारा दिया और फिर वज़ारतें ली और फिर वो बहुत बड़ी देर तक हुकूमत करते रहे। तो लेकिन ये मसनूई जमात थी काफ लीग, एक बहुत बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। लोग समझ रहे थे कि नून लीग तो इसके बाद ख़त्म हो गए, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ गए तो नून लीग की बहाली शुरू हुई और काफ लीग महदूद हो गई। तो यही हाल इलेक्टेबल्स के पीटीआई से निकल जाने के बाद होगा और उनके सरपरस्त एक एक करके देखिए रुखसत हो रहे हैं, एक एक करके उनके सरपरस्त रुखसत हो रहे हैं। तो इलेक्टेबल्स भी जो है उनका साथ छोड़ देंगे और यही वजह है कि पीटीआई चाहती है कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाए ताकि कहीं तो उनके सर पर हाथ रहे। लेकिन अब ये सूरत हाल नहीं है, क्योंकि मुल्क की सियासत में वही जमातें बाकी रहती हैं जो बरसों तक अपने साथियों को साथ रखती हैं और उनके लोग उनका साथ देते हैं। तो पीटीआई जो है ये मांगे तांगे की ईंटों पर, इलेक्टेबल्स पर मुश्तमिल जमात है। अब कहीं और चले जाएंगे, ये परिंदे यहाँ बैठे थे इस डाल पे, अब किसी और डाल पे बैठेंगे। कि मुज़ाकराती टीम का हाल देख लें ना, जो मुज़ाकराती टीम है उसके अंदर पीटीआई का अपना आदमी कोई नहीं है, यानी जो बानी अरकान में से कोई नहीं है पीटीआई का। इमरान खान की मुज़ाकराती टीम जो है वो शाह महमूद कुरैशी, नून लीग और पीपल्स पार्टी से भागे हुए हैं। फवाद चौधरी मुशर्रफ लीग और पीपल्स पार्टी के मफरूर हैं। अली ज़फ़र काफ लीग की बाक़ियात हैं। तो इनमें से कोई भी पीटीआई का हकीकी आदमी नहीं है। पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का एजेंडा जो है वो कुछ और था, वो किसी और मकसद के लिए, उस मकसद के हुसूल के लिए पाकिस्तान में सियासत, पीटीआई किसी और मकसद के हुसूल के लिए पाकिस्तान की सियासत में आई थी। कश्मीर का सौदा, एटमी प्रोग्राम का सौदा, एटमी हथियारों को अमेरिका के हवाले करने का सौदा, भारत का बाज़गुज़ार बनकर रहने का प्रोग्राम और करतारपुर को अमलन भारत के हवाले कर दिया गया कि वहाँ दाखिले का परमिट भारतीय हुकूमत जारी करती है। और मैं एक बात अभी पढ़ रहा था कि किसी ने, यूरोप के किसी इदारे ने, उसमें किसी ने ये कहा है कि करतारपुर के अंदर करतारपुर में पीटीआई की हुकूमत ये कोशिश कर रही थी कि जिस तरह सिख आते हैं उसी तरीके से, उसी रास्ते से 44 किलोमीटर दूर पर जो कादियान है वहाँ पर भी पाकिस्तान से जो इस अकीदे के लोग हैं बआसानी जाया करें, और इसकी भरपूर कोशिश हो रही थी। तो ये जो सिलसिला है कि करतारपुर से सिर्फ 27 किलोमीटर या 44 किलोमीटर पर कादियान है, वो चलता तो रहा होगा, क्योंकि वहाँ से परमिट मिलता था भारतीय हुकूमत की तरफ से, और भारतीय हुकूमत ने यहाँ आने के लिए सिख होने की कोई शर्त नहीं रखी थी। हिंदू भी आ रहे थे, दूसरे लोग भी आ रहे थे, और यकीनन वो लोग भी आते होंगे जिनके बारे में छुपा के उनको भेजा जाता था, या यहाँ से भी लोग जाते होंगे, लेकिन जाने की बात नहीं, वहाँ से आने वालों की बात होती होगी। बहरहाल हुकूमत को चाहिए कि इस मामले पर संजीदगी से गौर करे और उस मुआहदे को मनसूख करे। ये कहीं ऐसा नहीं होता कि आपके मुल्क में वीज़ा आपके दाखिले का दूसरी हुकूमत दे, ये कहीं नहीं होता।
आपके मुल्क में दाखिले का वीज़ा दूसरी हुकूमत दे रही है। तो ये जो 23 मार्च 1889 को वहाँ पर एक शख्स ने कादियान में नबूवत का दावा किया। अब उसके नबूवत के दावे को मुसलमानों ने तस्लीम नहीं किया। मुसलमान उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते थे कि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। पाकिस्तान के वक्त, क़याम पाकिस्तान के वक्त पठानकोट को पाकिस्तान में शामिल होना था और ये पठानकोट से रास्ता जाता था कश्मीर का, श्रीनगर का। ये वाहिद रास्ता था जो वहाँ जाता था, ये शामिल होता। लेकिन गुरदासपुर के कादियानियों ने कहा कि हमें मुसलमानों में शुमार न करें और लिहाजा वो भारत में शामिल हुआ। बावजूद इसके कि पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान कादियानी था, उसने इस इलाके को पाकिस्तान में शामिल करने की कोई कोशिश नहीं की। क्यों? जबकि वो बाउंड्री कमीशन का मेंबर भी था। तो आप ये सोचिए कि 23 मार्च 1889 1889 को नबूवत का दावा हुआ और फिर क़याम पाकिस्तान के वक्त उस इलाके को पाकिस्तान से दूर रखा गया ताकि कश्मीर को कादियानी रियासत बनाया जा सके। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है, इस पर बात को हम किसी और वक्त के लिए छोड़ रखते हैं। करतारपुर के हवाले से बहुत सारे शकों को शुबहात हैं, उसको वीज़ा के मातहत किया जाए क्योंकि वहाँ आने वाले भारतीयों के पासपोर्ट पर पाकिस्तान की स्टैंप नहीं लगती, पाकिस्तान के इमिग्रेशन की स्टैंप नहीं लगती, लगनी चाहिए। पाकिस्तान से भारत जाने वाले पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पर इंडिया की मोहर लगती है। ऐसा कोई सिलसिला नहीं हुआ कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी जाते हैं और उनके पासपोर्ट पर इंडियन इमिग्रेशन की मोहर न लगे। और उसके बावजूद कि आपने करतारपुर को खोला, हिंदुस्तान की जानिब से अजमेर में, निज़ामुद्दीन औलिया में और दीगर दरगाहों के लिए मुसलमानों के ज़ियारत के लिए बहुत सी मुश्किलात अब भी मौजूद हैं और उनके लिए कोटा होता है, लोग नहीं जा पाते और उनको तंग किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो लिहाजा करतारपुर बंद, वहाँ वीज़े के बगैर दाखिला बंद। ये हुकूमत तय करे, पार्लियामेंट इसके बारे में तय करे ये क्यों हुआ और ये करतारपुर जो है ये क्या सिलसिला था। इस मामले को पहले पार्लियामेंट में पेश किया जाना चाहिए। अब ज़रा बात करते हैं पीटीआई की और हुकूमती टीम के मुज़ाकरात की, क्योंकि पीटीआई की पहली शर्त यह है कि कौमी असम्बली, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली तहलील की जाए। दूसरी शर्त यह है कि 14 मई के इंतखाबात को अगर टालना है तो इसके लिए आइन में तरमीम की जाए और आइन में तरमीम के लिए जो अरकान इनके इस्तीफ़ा दे जा चुके हैं उनको बहाल किया जाए, उनके इस्तीफ़े नामंजूर किए जाएं, वापस ले लिए जाएं। और तीसरी शर्त यह है कि जुलाई में इंतखाबात करा दिए जाएं मुल्क भर के, सब एक साथ। पीटीआई की पहली शर्त भी अहमकाना और साजिश की बू आने वाली है, इसलिए कि पंजाब असम्बली की तहलील एक साजिश के तहत हुई है। और साजिश ये थी कि काफ लीग के सरबराह ने जब ये कह दिया कि उसके अरकान हमजा शहबाज को वोट दें, तो जिन अरकान ने अपने पार्टी लीडर के हुक्म की पाबंदी नहीं की, हुक्म उदूली की, वो तो रुकनीत के भी अहल नहीं रहे थे, उनके वोट भी मनसूख होने थे। लेकिन उमर अता बंदयाल ने, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गैर आइनी फैसला देते हुए, आइन के से इनहराफ करते हुए ये फैसला दिया कि उनके वोट गिन लिए जाएं, जिसके नतीजे में परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने और परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला बन के असम्बली को तोड़ दिया। तो ये सिलसिला ही गलत था। इस साजिश की वो तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक गैर आइनी काम था ना।
अब इस गैर आइनी फैसले के हवाले से साजिश की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये नहीं कि उस पर इलेक्शन हो। और इसी साजिश के तहत, इसी साजिश को मजबूत बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील की गई। तो पहले तो इस आइन के खिलाफ एक फैसला हुआ, तो फिर उसके बाद जो फैसला आइन के मुताबिक हुआ वो नहीं तस्लीम होगा, इसलिए कि पहला फैसला जो आइन के खिलाफ हुआ उसको देखना होगा। आइन में तरमीम के लिए इस्तीफ़ा देने वालों का इस्तीफ़ा वापस लेना अजीब गरीब शर्त है, थूक के चाटने की बात है, मुंह से थूका हुआ निवाला दोबारा खाने की बात है। तो ये बिल्कुल उस बहुत ही गलीज शर्त है, यानी थूका पीटीआई वालों ने है, चाटे पीडीएम वाले। अगर हुकूमत ने ये शर्त मान ली तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने पीटीआई के थूके को चाटा है। एक जानिब से एक और शर्त है कि जुलाई में इलेक्शन हो, तो जनाब वाला जुलाई में कैसे इलेक्शन होंगे? पाकिस्तान में बारिशों का मौसम होता है, कराची से लेकर लाहौर और लाहौर से पेशावर और नॉर्दर्न एरिया तक सब जगह बारिशें होती हैं। और जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, वो मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रही हैं। पिछले साल भी जो सैलाब आया वो बहुत खौफनाक था, दुनिया ने देखा, और अब भी इस साल भी जो है इस बात का खदशा है। तो ये पीटीआई की जानिब से एक और अहमकाना बल्कि पाकिस्तान को तबाह करने वाली साजिश है, मुतालबा है। तो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर नहीं किया गया है। ये सब, इन सारी चीज़ों में साजिशों की बू आ रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब को जो है पहले तो हुक्म दिया कि मुज़ाकरात करो, फिर फैसला दे दिया कि नहीं इलेक्शन कराओ। तो मुज़ाकरात किस पे करने, इलेक्शन क्या होना, मुज़ाकरात की बुनियाद क्या है, किस लिए मुज़ाकरात? आप असम्बली आप छोड़ के आप भागे, आपने साजिश की। होना तो ये चाहिए कि तहकीकात करें कि इन्होंने ये क्यों किया। जब अक्सरियत खो बैठे थे, कौमी असम्बली में भी यही किया था ना इन्होंने, कि इनकी अक्सरियत नहीं थी, अदम एतमाद की तहरीक आ गई थी। उसके बाद इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक इनके डिप्टी स्पीकर ने मुस्तरद कर दी, जिसको इख्तियार ही नहीं था, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर उसे इख्तियार नहीं था, आइन की खिलाफ वर्जी की थी। उसके बाद सदर ममलकत ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए जो है वो हुक्म दे दिया, और इमरान खान जो वज़ीर आज़म नहीं रहे थे उन्होंने असम्बली तोड़ने का हुक्म दिया। तो वो सारी चीज़ें तो संभाल ली गई, लेकिन फिर भी ये तहकीकात होनी चाहिए थी कि आइन की खिलाफ वर्जी तो हुई ना, तो उस आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, जो आर्टिकल 6 इसीलिए तो लिखा गया, तो वो नहीं हुआ। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, मजाक है ये मुज़ाकरात, यानी इनमें से किसकी क्या हैसियत है? शाह महमूद कुरैशी, अली ज़फ़र, फवाद चौधरी, ये क्या हैसियत है इनकी? मुज़ाकरात तो होने चाहिए तो इमरान खान के, शहबाज शरीफ के, मौलाना फजलुर रहमान के, आसिफ अली जरदारी के, इनके दरमियान मुज़ाकरात होनी चाहिए थी ना। लेकिन इमरान खान की तो हिम्मत नहीं है कि अपने मुखालफिन के सामने बैठ सकें, हिम्मत, वो तो जनाजों में नहीं जाते। 1970 के इंतखाबात पर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसमें धांधली हुई है, और वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और कौमी इत्तेहाद के सरबराह मुफ्ती महमूद ने मुज़ाकरात किए। मुफ्ती महमूद के साथ मुफद्दल गफूर थे, नवाब रज़ा नसरुल्लाह थे, ये 3 आदमी ये बैठे थे। वहाँ भुट्टो साहब के साथ कौसर न्याज़ी और अब्दुल हफीज़ भी ज़्यादा बैठे थे। तो ये 6 लोग थे जो मुज़ाकरात कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुँचते, फ़ौज मैदान में आ गई और मार्शल लगा दिया। ज़िया-उल हक़ ने उस वक्त मौके से फ़ायदा उठाया। इस वक्त पीटीआई ने अदलिया की आड़ लेकर मुज़ाकरात किए हैं। अब ये मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो सिर्फ इसी सूरत में कि
इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे, वरना इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सब मस्खरापन है, मजाक है और लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। बहरहाल बेहतर यही है कि पहले मुल्क की इक़्तिसादी हालत को दुरुस्त किया जाए और फिर इलेक्शन अगर ज़रूरी समझे जाएं और हालात ठीक रहे तो कराए जाएं, वरना मुल्क की इक़्तिसादी हालत को ठीक करना पहले ज़रूरी है। और ये इस साजिश का भी सुराग लगाया जाए कि इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने की जो साजिश की वो किसके लिए की, किसके कहने पर की और क्यों कर की। क्योंकि इमरान खान ये कह रहे हैं कि उनको जनरल बाजवा ने मशवरा दिया था कि असम्बलियाँ तोड़ दें और पंजाब असम्बली की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने का इंतज़ाम किसने किया, ये भी सुराग लगाया जाए। क्योंकि उसमें भी एक आइनी मसला पैदा हुआ है ना कि वो अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया। जो हुक्म है आइन का, कानून का कि पार्टी सरबरा जो हुक्म दे उसको माना जाए, तो पार्टी सरबराह के ख़त को क्यों नहीं तस्लीम किया गया। और असम्बली को तोड़ने में जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद का क्या किरदार था। पार्लियामेंट की मुज़ाकराती टीम जो पीटीआई की है, पार्लियामेंट में आई है, उससे इस्तफसार किया जाए कि भाई ये आपने क्यों तोड़ी असम्बलियाँ वक्त से पहले, और जमहूरियत को आपने क्यों धचका पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। आप पार्लियामेंट से क्यों भागे और पार्लियामेंट को आपने तो गालियां दी हैं। तो आप लोग ठीक है, इलेक्शन में फिर आप लड़ने के अहल नहीं रहेंगे, क्योंकि जो पार्लियामेंट को गाली दे वो पार्लियामेंट में बैठने का तो हकदार नहीं हो सकता। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारा पैगाम दूसरों तक भी पहुँचे। आप हमारे तज्ज़िये से इत्तेफाक कीजिए, इख्तिलाफ कीजिए और अपनी राय का इजहार भी कीजिए, जो मेरी राय के मुखालिफ भी हो सकती है और उसकी तायीद में भी हो सकती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।